हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 4.2 को खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली जो आपके 4.3 है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे डेवलप होती है। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल और फिर हम करेंगे सवाल। ज़्यादा कोई लेक्चर्स बड़ा नहीं होगा, ये भी बड़ा नहीं होगा। 3 एग्जाम्पल है और 5 सवाल है, छोटे छोटे हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना इतना जरूरी है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आपके कंसेप्ट नहीं बैठे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। हमें जो आज चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है उपसारणिक और सहखंडज। उपसारणिक तथा सहखंड। अब किसी किसी किताब में सहखंड को नाम लिखा है सहगुणनद खंड। ठीक है साहब, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं इसकी। माइनर एंड कोफैक्टर्स। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब माइनर का मतलब हो गया उपसारणिक और कोफैक्टर का मतलब होता है सहगुणनद खंड ही होता है। तो आप ये सहखंड वगैरह जैसे आपकी किताब में दे रखा है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था सहगुणनद खंड और सहखंड एक ही बात होती, तो मैं दोनों नाम आपको लिखवा रहा हूँ, माइनर एंड कोफैक्टर्स। क्या होते हैं सर, आप समझना क्या है, मैं लिखवाऊंगा बाद में, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें करना क्या है। एक्चुअली में मैं कोई 2x2 का एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक आपके सामने एक सारणिक लेता हूं, ठीक है। एक कोई सारणिक लिया और सारणिक के अंदर लिख दिया 3, 2, -1 और मैंने लिख दिया 4। मैंने कोई रैंडम आपके सामने एक सारणिक ली जिसके अंदर लिखा है 3, 2, -1 और 4। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मैं 100% कन्फर्म हूं कि मैं अगर इसको A11, A21, A12 और A22 कह सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही बात कह रहा हूं? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपको ये पहले वाला अवयव है, पहली पंक्ति में है तो A11, और आपको पता है कि कोई भी जब चीज लिखी जाती है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है अवयव के अंदर, AIJ। उस तरीके का नाम क्या? AIJ। क्या AIJ का मतलब क्या? तीसरे चैप्टर नहीं पढ़ा हमने अवयव में? आई ये कहता है आप कौन सी पंक्ति में बैठे हो और जे ये कहता है कौन सा स्तंभ में बैठे हो। तो अगर मैं कहीं बात करूं A21 में, इसका मतलब है A21 का मतलब हो गया मैं पंक्ति तो दूसरी में बैठा हूं, मतलब स्तंभ कौन से में है? दूसरे, पहले में। और A22 का मतलब है मैं पंक्ति तो दूसरी में बैठा हूं लेकिन स्तंभ भी कौन सा है? मेरा दूसरा स्तंभ है। ध्यान रखना। अब देखो, अगर मुझे इस 3 का उपसारणिक निकालना, 3 का उपसारणिक समझते जाना, मैं सहगुणनद खंड के बारे में बाद में बात करूं। 3 का उपसारणिक निकालूंगा मैं और फिर मैं निकालूंगा 2 का उपसारणिक, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा -1 का उपसारणिक और निकालूंगा मैं 4 का उपसारणिक। ठीक है साहब। अब होता क्या है कि कोई भी जो उपसारणिक होता है ना, इस उपसारणिक को दर्शाने का हम तरीका लिखेंगे MIJ, क्योंकि माइनर बोला इसीलिए। और जो ये सहखंड होगा इसको हम लिखेंगे AIJ, या कहीं की किताबों ने इसको CIJ भी दिया है, वो तो उनकी अलग अलग मर्जी। हम AIJ लिखेंगे, CIJ इसका मतलब कोफैक्टर के हिसाब से CIJ नाम दे दिया होगा। अब समझे। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 वाला कौन सी पंक्ति में बैठा है? पहली पंक्ति में। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे M11। I मतलब 1 और 2। जब 2 पे जाऊंगा, 2 दूसरे पे बैठा तो इसको मैं लिखूंगा M12। -1 पे जाऊंगा तो इसको बोलूंगा M21 और यहां जाऊंगा तो इसको बोलूंगा M22। क्या बात मैं एकदम सही कह रहा हूं? क्या आप पकड़ पा रहे हैं किसी चीज को? धीरे धीरे सोचते जाएं, हम बेहतरीन तरीके से लेक्चर को करेंगे और कभी आपके जीवन में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप उसका गुणनद खंड यानी सहखंड और आप उसका उपसारणिक नहीं निकाल सकते। किसी भी क्वेश्चंस का आपको दिया जाएगा, आप निकाल दें। अभी 2x2 में 3x3 का भी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यह हो गया। अब M11 में आपको मान निकलेगा कैसे, इस बात का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे 3 का निकालना है ना, तो 3 में करना क्या है, जिस पंक्ति में 3 बैठा है, जिस पंक्ति में 3 बैठा उसको भूल जाओ, जिसको देखो ऐसे भूल जाओ, पीछे क्या बचा? 4। तो 3 का उपसारणिक है कौन? 4। बात ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने। जिसमें 3 बैठा है उसके सामने वाले को भूलें, उसके सामने क्या बचा? 4 बचा। अब मेरे को 2 का निकालना है,
क्या निकालना, 2 का निकालना, मैं इसको भूलूंगा और मैं इसको भूल जाऊंगा, इसके सीध में भूलना है, तो क्या बचा माइनस का 1, ये इसका उपसारणी। मुझे -1 का चाहिए तो मुझे -1 वाली पंक्ति को भूलना पड़ेगा और स्तंभ को भूलना पड़ेगा, क्या बचा 2 बचा। और जब मुझे 4 का निकालना, ये तो भूलूंगा ही भूलूंगा, मैं इसको भूलूंगा, क्या बचेगा 3। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी 2/2 में? अरे बोलो मेरे लाल और लालियों को कोई समस्या है क्या? यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, 3 का निकालना है ना, तो फिर 3 और इसके सीध में भूल जाओ 4 आ गया। सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। 3 का मेरे को उपसारणिक निकालना, उपसारणिक M11 से दर्शाना, ये सारी बातें बताऊँ, भूलें एक बार। 3 का उपसारणिक, इसके सामने वाला भूल गए इसमें। अब मेरे को 2 का निकालना है, तो मैं इस 2 को भूलूंगा, इस चीज को, और इसको भूलूंगा, तो -1 बच गया। जब मैं -1 का निकालूंगा तो मैं इस चीज को भूलूंगा, इसको ऊपर वाले को भूलूंगा, सीध में से क्या बचा, ये देखो 2 बच गए। और जब 4 का निकालूंगा तो इसको भूलना, ये सामने वाले, ये भूलो, पीछे क्या बच गया 3। ये आ गया इसका उत्तर। ऐसे बोलते जाना है। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, अगर 3/3 की आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी निकाल लें, टेंशन मत लो, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा। पहले आप इस 2/2 के ऊपर, उपसारणी के ऊपर गौर करें, काम कैसे करेगा। जैसे अगर मैं कोई रैंडम आपको एग्जांपल पूछूं, जैसे कोई मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सपोज दैट केस मैंने दे दिया 3, 0, 4 और -6 दे दिया। समझते जाना मैं क्या कह रहा हूं। हम ओरली सवाल करते हैं, इसको लिखेंगे भी नहीं, समझ रहे। मैं पूछूं 3 का उपसारणिक, मैं किसका उपसारणिक पूछ रहा हूं, 3 का। आपको जवाब क्या देना, 3 के सीध वाले को बोलो और 3 के इधर सीध वाले को बोलो। अरे भूल गए, क्या दिखाई दिया आपको, क्या दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा -6, तो इस 3 का जो उपसारणिक है वो -6 है। 3 का जो उपसारणिक है वो आपका क्या है, -6। आप कहोगे सर मुझे 4 का बताओ, 4 का उपसारणिक क्या है, तो मैं कहूंगा 4 किस पे खड़ा है, यहां खड़ा है। इसके सीध में भूलो और इसके इधर सीध में भूलो, दोनों सीध में, पंक्ति में भी भूलना, स्तंभ में भी भूलना, पंक्ति में भी भूलना, स्तंभ ऐसे भूलना। तो पंक्ति को बोलो और फिर बोले स्तंभ को, क्या दिखाई दिया आपको, 0। तो 4 का उपसारणिक आपको दिखाई देगा 0 और 4 का उपसारणिक 0 ही है। आप कहीं सर -6 का बताओ, तो -6 पंक्ति में किस में खड़ा है, इसमें, तो पंक्ति को बोले, स्तंभ को भूल जाए। क्या दिखाई दिया भाई आपको, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो -6 का उपसारणिक हो गया 3। 0 का पता करना है तो 0 पंक्ति में है तो पहली पंक्ति को भूलो, स्तंभ इसको बोलना पड़ेगा। जिसकी सीध में है आपको L, जिसकी सीध में ऐसे आपको पैरेलली चलना है, ऐसे इस चीज में आपको चलना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसे जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को भूलें, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को भूलें। आप देखें मैं 3 का पूछ रहा हूं तो मेरा 3 पंक्ति कौन सी, पंक्ति ये, स्तंभ कौन सा, ये, -6 दिखाई दिया। 3 का उपसारणिक -6 ही होता है। उपसारणिक 2/2 का समझ में आए, 3/3 दिमाग में नहीं लाएं, आप आगे नहीं चलें, थोड़ा रुकें, सब्र रखिए, सब चीजें हो जाएगी, सब्र का फल मीठा होता है। आप कुछ चीजें धीरे धीरे, मैं 1-2 सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोचें। अब ये सोचें कि अगर कोई रैंडम एग्जांपल आपको फटाफट ऐसा दे दिया जाए कि आपको एग्जांपल में ऐसा दे दिया, -10, 1, 3 और 5 आपको दे दिया, मैं अगर आपसे पूछूं ना कि 5 का उपसारणिक क्या, आपको ओरली जवाब आना चाहिए। M11 बाद की बात है, इसको उपसारणिक को किससे लिखेंगे, क्या उपसारणिक होगा, वो मेरे ऊपर छोड़ो, आप बाकी बोले। इसकी कोई ज्यादा परिभाषा नहीं है, ध्यान रखना। उपसारणिक और क्षय गुणनखंड की कोई परिभाषा ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका मेथड है, और मेथड दिमाग में छपना बहुत जरूरी है। टिक करना चाहिए बातों हाथ, रिएक्ट करना चाहिए कि हाँ हो गया, ठीक है। 5 का पूछा है तो 5 की सीध में, दोनों सीध में भूलो। देखो 5 यहां बेटा, देखो यहां बेटा, 5 यहां बेटा, सोचना, ये देखो 5 है, ये आपका 5 है। 5 की सीध में क्या दिखाई दे रहा है, 1 को भूल जाओ। 5 की इधर सीध में क्या दिखाई दे रहा है, 3, क्या बचा पीछे, 10। 5 का उपसारणिक 10, -10 सॉरी, अरे 5 का उपसारणिक कितना, -10। 3 का सोचो, 3 की सीध में बोलो और 3 की इधर सीध में बोलो, क्या दिखाई दिया, 1। तो 3 का उपसारणिक कितना है, 1। अरे बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। 2/2 का पहले हम पढ़ेंगे उपसारणिक और क्षय गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, फिर हम जाएंगे 3/3 में। जैसे मैं आपको, अगर आप इसको ऐसे नहीं बोल के आप ऐसे सोचेंगे कि जैसे A11 है, A11 है तो A11 का उपसारणिक होगा A22, मैं लिख रहा हूं, अभी मैं पूरा समझाऊंगा। और A12 का उपसारणिक होगा A21, ठीक है, समझते जाना। और A21 का उपसारणिक होगा A12, समझ गए। और A22 का उपसारणिक होगा A11। आपको सर शायद उल्टा ही तो चल रहा है, समझना। मुझे A11 का निकालना, तो A11 क्या किसकी सीध में बेटा, इसमें, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, A22, देखो वो रहा। A12 में जाना, ये तो सीध है ही, ये बोलो A21। इसमें जाना ये है A12 और इस पे जाना ये हो गया A11।
ऐसा आपको बोलना आना चाहिए। बोलना नहीं है, याद करना है ना। बोलना यहाँ होता है कि आप इसको बोल जाएं कि आपको ये नहीं लेना, उसको बोल लें। तो ये है 2/2 का। आपका उत्तर 3/3 का। तो 3/3 का हमने 4.1 4.2 में क्या पढ़ा था? हमने किसी सारणी का प्रसार करना सीखा। आप कहीं सर बिल्कुल सीखा हुआ पूरा आता है, तो हो गया उप सारणी, बिल्कुल खत्म है उप सारणी। अगर आपको प्रसार करना आता है तो फिर उप सारणी में कोई दिक्कत है ही नहीं। बड़े सिंपल से सवाल दे रखे हैं आपको। अगर आपको 3/3 का प्रसार करके उसको 2/2 में बदलना आता है, 2/2 में बदलने के बाद उसको वज्र गुणा करना, मैं समझाऊंगा पूरा इसी क्लास के अंदर करेंगे, टेंशन लेनी। ठीक है, ये हो गया। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, हो गया। आप गुणन से गुण, आप ना से खंडज पे आओ। से खंड क्या लिखा हुआ उसके ऊपर ध्यान रखना। किसी का जो से खंड होता है उसको A11 से लिखा जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे A12 A13 सॉरी A21 है ना, और A22। ध्यान से समझते जाना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये क्यों, मैं कुछ बातें बोलूंगा जो आपको थोड़ा सा रिएक्ट करने वाली है। कैसे, कितना उप सारणी का है? 4, एज इट इज लिख दो। कितना उप सारणी का है? -1, इसको +1 कर दो। कितना उप सारणी का है? 2, इसको -2 कर दो। कितना उप सारणी का है? 3, इसको 3 रहने दो। आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। ऐसा थोड़ी होता कोई उप सारणी का आपने फटाफट कर दिया। तो एक बात ध्यान रखना, किसी का जो आपके से खंड होता है या से गुणनखंड होता है उसका फॉर्मूला होता है -1 की घात i + j और गुणा में होता है mij। मैं सारी बातें लिखने वाला हूं आपके बोर्ड के ऊपर, सब बातें मिटा के एकदम सिस्टमेटिक तरीके से भी लिखेंगे। जल्दबाजी नहीं करें, रुकिए थोड़ा सा, ठहरिए। ठहरने से काम आसान होगा, आपको समझ में आएगी चीजें करना क्या। आपको सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा क्या हुआ ध्यान देना। कैसे, देखो -1 की घात, i का मतलब आप पहले वाले में गए हो, तो i का मान 1 प्लस j का मान भी 1 और गुणा में mij का मतलब m11। आप पहले में बैठे तो 1 ही होगा। तो यहां से आएगा -1 की घात 2 और माइनस की घात सम संख्या है तो प्लस हो जाता है, और माइनस की घात विषम संख्या तो माइनस हो जाता है, तो प्लस आएगा। और m11 का मान कितना आपके पास? तो 1 × 4, तो उत्तर कितना दिया? 4 दिया। अरे बोलो लाल और लालियों को बात समझ में आई या नहीं है? ऐसे काम करना। अब हर बार ऐसे सूत्र तो मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं जब ये प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, आगे से खंडज पढ़ाऊंगा, व्यतिक्रमणी आवे पढ़ाऊंगा, तो वहां थोड़ा इतना यूज थोड़ी करूंगा। माइनस बार बार नहीं लिखने वाला, मैं लिखूंगा यहां लिखूंगा पूरा, लेकिन वहां नहीं। आप समझे मैंने चिन्ह क्यों बदले? ये क्या दिखाई दे रहा? A12। जब आप -1 की घात 1 + 2 करेंगे तो ये -1 नहीं आएगा, और -1 को जब -1 से गुणा करवाओगे तो प्लस का 1 नहीं बनेगा क्या? अरे प्लस का 1 नहीं बनेगा क्या? और ये सर बात समझ में आ गई। अगर मैं जिसका से खंडज से गुणनखंड निकाल रहा हूं उसमें अगर वो उनको जोड़ने पर विषम आ रहा है तो मैं उसका चिन्ह बदल दूंगा, और अगर सम आ रहा तो मैं चिन्ह बदलूंगा नहीं, जैसा है वैसा ही रखूंगा। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप लोग। यहां देखो A22 i की घात -1 की घात 2 + 2 -1 की घात 4 -1 की घात 4 सम संख्या, इसका मतलब प्लस, तो सीधा का सीधा मैंने 3 ही उत्तर लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। अरे मेरे लाल और लालियों को से गुणनखंड और उप सारणी में कोई दिक्कत है क्या? हम एकदम अभी पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे दोनों शब्दों की, फिर हम लिखेंगे 2/2 का उप सारणी को से गुणनखंड ज्ञात करना, फिर हम लिखेंगे 3/3 का से गुणनखंड और उप सारणी ज्ञात करना, फिर हम एक भाषा और लिखेंगे कुछ पॉइंट करके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे किसी क्वेश्चंस को करने में। सारी चीजें करेंगे मस्तरी। ठीक है, कुछ बातें आपको जितना रिएक्ट कर रही है, एक बात ध्यान रखना, उप सारणी को MIJ द्वारा दर्शाया जाता है। MIJ किसी भी से गुणनखंड या से खंड को AIJ या CIJ कहीं लिखा जो भी है। I और J क्या है? I का मतलब किस पंक्ति में हो, J का मतलब किस स्तंभ में बैठे हो। ये बातें सारी तीसरे चैप्टर में हमने कर ली है, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने बातें कर रखी है। उम्मीद है कुछ बातें समझ में आई होगी। और कभी भी आपको से गुणनखंड ज्ञात करना है तो उससे पहले आपको उप सारणी निकालना पड़ेगा। बिना उप सारणी के कभी से गुणनखंड नहीं आएगा। तो -1 की घात i + j MIJ, आपको जो उप सारणी मिलेगा उसका कभी चिन्ह बदलना पड़ेगा, कभी नहीं बदलना पड़ेगा। अगर आप जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में बैठे हो उन दोनों का पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने पर योग सम आ रहा है तो एज इट इज लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर आप ध्यान दो, मैंने इस 2 को -2 लिखा, क्यों?
क्योंकि 2+1 का मतलब होता है 3। जब मैं -1 की घात 3 करूंगा तो वो -1 आएगा, -1 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो -2 आएगा। तो मैं उसको बिना देखे सोचे समझे, जब मेरे MCQ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं रिएक्ट करने वाला हूं। ऐसी चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। एक बार आप ये देख लें। अब मैं आपको इसको बेहतरीन तरीके से परिभाषाएं वगैरह लिखवाता हूं, इनको मिटा के थोड़ा ध्यान देना है ना। फिर हम इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, टेंशन लो ही मत आप लोग, क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान देना साहब इधर, क्या बातें हम करने वाले हैं क्या नहीं, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। पहले हम बात करते हैं उपसारणी के ऊपर, नंबर 1। परिभाषा क्या, सीधी सिंपल सी है। किसी अवयव को लिखने का तरीका होता है AIJ। किसी अवयव AIJ का उपसारणिक MIJ होता है। कहानी पकड़ में आ रही? बिल्कुल। किसी भी अवयव AIJ का उपसारणिक MIJ होता है। मैं लिख सकता हूं अर्थात MIJ बराबर हो जाएगा AIJ। लिखने का तरीका है, कुछ भी ना सोचें इनके बारे में कि आएगा कैसा, भाषा इसकी बहुत सिंपल है। आप इतने ही ध्यान रखें, MIJ का आपको पता रखना, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट है सेखंड। क्या है? सेखंड। आप लिखेंगे किसी अवयव AIJ का सेखंड AIJ या CIJ होता है। एक ही बात है, कई किताबों में CIJ लिखा है, कई किताबों में AIJ लिखा है। मैं तो नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जुटे, इसीलिए मैंने दोनों शब्द लिखे हैं आपके सामने। आप लिखेंगे अर्थार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र लिख रहा हूं। अगर मुझे AIJ निकालना है तो सूत्र बनेगा -1 की घात I + J और गुणा में बनेगा MIJ। इसका मतलब आपको यहां से कंफर्म क्लियर कट ये हो जाना चाहिए कि बिना उपसारणिक समझे मैं कभी भी उसका से गुणनखंड नहीं निकाल सकता। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट करके आपको बताया, ठीक है। अब कैसे निकलेगा 2/2 का, कैसे निकलेगा 3/3 का, वो मेरे ऊपर छोड़ो, आपको तो ये ध्यान रखना। सीधा सिंपल सा कंसेप्ट क्या याद रखना, आपको उपसारणिक को लिखने का एक ही तरीका है MIJ। आपको सपोज देर बोल दिया जाए कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जाना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जाना का मतलब है कि I का मान 3 है, J का मान 2 है, तो मेरा जो उपसारणिक होगा वो हो जाएगा M32। बात खत्म, इतना सा ही समझना आपको। अब 2/2 3/3 कैसे काम करेंगे, कैसे आपको नैया पार लगानी, वो मेरे ऊपर छोड़ो। सारे कंसेप्ट आप इस क्लास के बाद आपको कभी उपसारणिक और सेखंड से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सेखंड होता है, एक सेखंडज होता है, फर्क है, ध्यान रखना। आगे 4.4 के अंदर हम सेखंडज पढ़ेंगे। बच्चों के दोनों मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। मिक्स नहीं करना है, वो एडजॉइंट है, ये आपके कोफैक्टर्स हैं, ध्यान रखना इस बात को। और किसी भी सेखंड को लिखने का तरीका है AIJ बराबर -1 की घात I + J गुणा में MIJ। अगर आप विषम योग हो रहा है तो माइनस आएगा और माइनस की वजह से चिन्ह चेंज होंगे, और सम हो रहा है तो इसका मतलब चिन्ह चेंज नहीं होंगे। उम्मीद है उपसारणिक और सेखंड के आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे। सब ज्यादातर कंसेप्ट क्लियर होंगे जब हम एग्जांपल करेंगे। अगली स्लाइड के अंदर हम करते हैं, पहले 2/2 का उपसारणिक और सेखंड कैसे निकलता है उसका देखते हैं। अगली स्लाइड में हम करेंगे 3/3 का। कुछ नॉर्मल सा कंसेप्ट और बचेगा, उसको कर लेंगे। आज की क्लास क्या हो जाएगी खत्म। देखो आप एक बार इसको। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उपसारणिक और सेखंड जो हमने लिखा, से गुणनखंड या सेखंड एक्चुअल में काम कैसे करता है। कोई भी आप एक रैंडम एग्जांपल समझ लें, जैसे मैं आपके सामने कोई एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, समझते जाना आप। आपने कोई सारणिक लिख दिया डेल बराबर
3 4 -1 और 0। ठीक है सर, ये आपने लिख दिया। अब इसमें 3 4 -1 0, इस प्रत्येक का क्या निकालना आपको? उपसारणिक निकालना और शेखंड निकालना। ध्यान देना सर, आप लिखेंगे 3 का उपसारणिक। आप क्या लिखेंगे? 3 का उपसारणिक। आप एक नाम समझते हो उपसारणिक का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, उपसारणिक का मतलब समझते हो आप लोग कि उपसारणिक का मतलब ये होता है, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति। उप का मतलब छोटा, सारणिक का छोटा रूप उपसारणिक कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब मुझे अगर 3 का उपसारणिक निकालना है तो उपसारणिक को लिखने का तरीका होता है m से। MIJ होता है। तो I और J है क्या? क्या ये पहले नंबर पर खड़ा है क्या? बिल्कुल। तो 1 और इसका स्तंभ भी है 1। तो मैं निकालना चाह रहा हूं M11। M11 का मतलब है कि पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति है पहला क्या है? स्तंभ है। कैसे निकालना बोला था? इस लाइन को भूलें आप लोग, इसको भूलें, इसकी सीध में क्या दिखाई दे रहा है? 0। तो M11 का मान आ गया आपके पास 0। ठीक है साहब, बात समझ गए सर। इसको आगे जाएं, 4 का उपसारणिक। किसका साहब? 4 का उपसारणिक। 4 के उपसारणिक में जाओगे तो 4 है तो पहली पंक्ति में, तो I का मान तो है 1, लेकिन स्तंभ हो गया दूसरा, तो M12। तो देखो इसकी सीध में ये बोलेंगे, ये देखो ऐसे सीध में बोलोगे तो उत्तर आपको दिखाई देगा -1। ठीक है साहब। तीसरी कंडीशन में हम जब जाएंगे तो हम लिखेंगे -1 का उपसारणिक। -1 का उपसारणिक। और -1 आप देखेंगे सर M तो रहेगा ही रहेगा। अब ये दूसरी पंक्ति होगी, तो दूसरी पंक्ति होगी लेकिन स्तंभ है पहला, तो M21। तो सोचें, देखो ये बोलेंगे इसके सीध में, ये तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4। तो इसका मान आ जाएगा 4। तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि 0 का उपसारणिक। 0 का उपसारणिक। और जब 0 का उपसारणिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा M की जगह M। क्या मैं इसको M22 कह दूं क्या? क्यों? दूसरी पंक्ति है दूसरे स्तंभ में। तो जब आप 0 पे आएंगे तो आप इसको बोलेंगे ऐसे, देखो आपको 3 दिखाई देगा, ये हो गया 3। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है 2x2 के सारणिक में आपको उप सारणिक निकालने में कितनी दिक्कत। ठीक है, जिसका भी निकालना हमेशा भूलते हैं। 3 का निकालना 3 के सीध में नीचे 0 दिखाई दिए, -1 का निकालना सीध में 4 आपको दिखाई दिया, जो भी। ठीक है साहब, ये तो हो गया। अब क्या करना? अब मुझे निकालना शेखंड। क्या निकालना है मुझे साहब? शेखंड निकालना है। और शेखंड निकालने के लिए मैंने कल आपको आज की क्लास में एक सूत्र बताया था, AIJ बराबर होता है -1 की घात I + J गुणा में होता है MIJ। अब पहले वाले अवयव का निकालूंगा, 3 का निकालूंगा तो ये आएगा A11, क्योंकि A11 आएगा, और -1 की घात 1 + 1 और M11, क्योंकि I और J 11 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -1 की घात ये 2 होगी, और M11 का मान कितना है साहब? 0 है। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या आएगा? 0। तो मेरे पास जो 3 का शेखंड आया है वो कितना आया? 0 है। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, चिन्ह कब चेंज करना है, इतनी लंबी मातापची नहीं करके शॉर्टकट भी हम करेंगे। दूसरी कंडीशन में हम निकालते हैं A12। A12 में कौन बेटा है? 4 का शेखंड। 4 के शेखंड में सूत्र लगाएंगे -1 की घात I + J। तो I + J यानी कि 1 + 2 और M12 हो जाएगा। ठीक है, जब हम निकालेंगे A12 बराबर -1 की घात 3 और M12 का मान कितना है? -1। तो A12 बराबर -1 की घात 3 होता है -1 और गुणा में -1, और जब गुणा आप करेंगे तो ये बन जाएगा +1। कितना बन जाएगा आपके सामने? +1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको है, इसमें कोई दिक्कत आपको रही होगी। ठीक है सर। अगली कंडीशन आपके सामने आएगी A21। क्या दिखाई देगा? A21 का मतलब आप -1 पे पहुंच गए, तो A21 का मतलब भी होगा -1 की घात 2 + 1 और M21 -1 की घात वापिस 3 और M21 की वैल्यू है आपके पास 4। ठीक है, -1 की घात 3 -1 होता है और ये हो गया 4। गुणा करेंगे तो A21 आ जाएगा -4। कितना आएगा? -4।
और जब मैं a22 निकालूंगा आपके सामने, a22 का मतलब हो जाएगा -1 की घात 2 + 2 और गुणा में आ जाएगा m22। तो a22 बराबर -1 की घात 4 और m22 का मान कितना है आपके पास 3। तो a22 का मान आ जाएगा -1 की घात 4 होता है 1, 1 गुणा 3, तो a22 का मान कितना आ जाएगा 3। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रही होगी, सीधा सिंपल सा काम हमने किया जो आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये सूत्र लगाते जाएंगे, इस सूत्र की वजह से सब के सब मान आपके सामने आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसे हम उदाहरण करेंगे, सवाल करेंगे, सारे कंसेप्ट आप टेंशन मत लो। आप तो 4.3 होने का इंतजार करो कि जिस दिन 4.3 के तीनों एग्जाम्पल 5 सवाल हो गए उस दिन, उसके बाद आपके अगर कभी भी से गुणनखंड और उपसारणी में अगर दिक्कत आए तो मुझसे आप बात करना, कभी नहीं आएगा, नो टेंशन हो गए। ठीक है, उपसारणी अब मैं आपको बताता हूं, हम इतना काम कभी नहीं करेंगे। ये जो हमने किया नहीं, ये भाई ये इतना फालतू का काम हम करेंगे क्या, समझना, शॉर्ट कर देगा। आपको ये पता है कि अगर मुझे a11 निकालना है तो उसको इसके उपसारणिक से गुणा करना, हर बार उपसारणिक से गुणा करना पड़ेगा। a12 वाले में भी उसके उपसारणिक से गुणा करना पड़ेगा, a21 वाले में भी करना पड़ेगा, a22 वाले में मुझे गुणा तो करना पड़ेगा। उपसारणिक तो बिना से गुणनखंड, उपसारणिक के बिना कभी से गुणनखंड नहीं आ सकता। ठीक है सर, समझ गए। आपको करना क्या है, आपको a11 निकालना मतलब 0 है तो 0 का चिन्ह तो चेंज करना है नहीं, 0 आ गया क्योंकि 1 1 है। अब आपके पास ये है -1, आप लिख दें, जो जो चीजें हैं वो लिख दें, पहले इनके उपसारणी लिख दें, -1, 4 और 3 लिख दिया। अब आप ये सोचो 1 और 2 कितना होता है 3, 3 विषम है या नहीं, विषम है तो इसका चिन्ह बदल दो। अब क्यों बदला, क्योंकि जब -1 की घात आप 3 करेंगे तो किसी माइनस वाली संख्या की घात विषम होती है ना, उसको माइनस में लिखा जाता है, और माइनस वाली संख्या घात सम होती है तो उसको प्लस में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर, माइनस वाला देखो ये 4 है, a21 का मतलब हो गया 2 + 1, ये भी 3 का मतलब माइनस आएगा तो प्लस वाला किसमें हो गया, माइनस में। a22 तो a22 का मतलब होता है -1 की घात 4 आएगी, -1 की घात 4 का मतलब प्लस का 1, तो माइनस चेंज करने की जरूरत नहीं, 3 का क्या रहेगा 3। ये आपको ध्यान रखना। सपोज दैट आप सोचो कि आपके पास कभी भी m23 4 है, या आपके पास चलो 40 है, m23 कितना है आपके पास 40 है, और आपसे पूछा जाएगा a23, क्योंकि इसका संगतित पूछा जाएगा, अलग थोड़ी पूछा जाएगा। ठीक है, m23 आपको उपसारणिक दे दिया कि आपकी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है उसका उपसारणिक 40 है, तो उसी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अगर आपसे से गुणनखंड पूछा जाए तो आपको 40 का तो क्या लिखना है 40। अब ये प्लस का 40 लिखूंगा या -40 लिखूंगा, वो जो पैरों में लिखे गए ना वो डिसाइड करेंगे। 2 और 3 मिलकर कितने होते हैं 5, 5 विषम है यानी, तो चिन्ह बदल दो। अगर आप जिसका गुण से गुणनखंड निकाल रहे हैं उसको जोड़ने पर विषम आ रहा है तो चिन्ह बदल दो, प्लस को माइनस कर दो और माइनस को क्या कर दो प्लस, और अगर सम आ रहा है तो माइनस और प्लस को बदलने की जरूरत नहीं, जैसा है उसको एज इट इज रहने दे, नो चेंज करें उसके अंदर। एक एग्जांपल आप और सोचें, आपके सामने कहीं बोल दिया m31, आपके सामने कितना है 8, मतलब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का जो उपसारणिक है वो कितना है 8, और आपसे बोला जाए कि तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का से गुणनखंड क्या होगा, तो 8 का तो पहले 8 सोचो, जैसा है वैसा लिखें। और अब 3 और 1 कितना होता है 4, 4 सम है, इसका मतलब 8 का 8 रहेगा, नो चेंज होगा, उत्तर हो गया 8। क्या मेरे लाल और लालियों को कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? 3/3 का भी हम करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम उदाहरणों के अंदर, जब हम उसका आपके 8, 9, 10 उदाहरण वगैरह करेंगे, उसमें सारी चीजें कर लेंगे, टेंशन ले मत। अगला जो लेक्चर आएगा उदाहरण आएगा, तब तक आप सोचें क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी 3/3 का भी कोई नहीं, प्रसार करेंगे, 2/2 में बदलेगा, उसको वज्र गुणा करेंगे, जो बच गया वो उपसारणिक है, टेंशन मत लें, जैसे भी आपको सोचना है ना, अब नो टेंशन रहे, हम कर देंगे उसको भी। ठीक है, ये है अगली स्लाइड में, मैं तो नोट हैं 2 इंपॉर्टेंट वो डाल के आपको लिखवाता हूँ, बाकी काम हो गया, सीधा सिंपल सा है। 2/2 का मैंने आपको समझा दिया, बेसिक जानकारी दे दी कि उपसारणिक और से गुणनखंड होता क्या। अगली स्लाइड में करते हैं, कुछ नोट डाल के 2 पॉइंट ध्यान रखने। 3/3 का हम उदाहरणों के अंदर करेंगे, इसके बाद जस्ट उदाहरण आएंगे, तब तक आप रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली स्लाइड में एक नोट डाल के आपको पॉइंट लिखवाता हूँ और 3/3 का हम करेंगे उदाहरणों, तब तक आप आराम से इस चीजों को समझें। अब देखो कुछ सारणिक की बातें और करते हैं। एक सारणिक आपके पास अगर 3/3 का है, a11, a12, a13, a21, आपको पता है ये सारणिक है। यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान रखनी, मैंने एक पॉइंट लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हम 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है।
मैं पहला पॉइंट डिस्कशन करता हूं, अगली स्लाइड में दूसरा पॉइंट लिखूंगा इसका, लेकिन पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला है? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, या तो पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के 6 खंडों से गुणा करके जोड़ने पर हमेशा सारणी का मान प्राप्त होगा। आप कहेंगे सर कैसे? समझना, आप ध्यान देना। सारणी का मान मतलब डेल बराबर, भाई सारणी का मतलब सीधा सिंपल सा डेल बराबर आपको मान चाहिए। ठीक है सर, सारणी का मान कैसे प्राप्त होगा? किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, कोई भी पंक्ति आपने ले ली, आपने पंक्ति उठा ली यहां से, तो पंक्ति का पहला अवयव क्या है? A11। भाई R1 आपने लिया तो पहली पंक्ति का अवयव क्या है? A11। इस A11 का उपसारणी क्या कैपिटल A11 नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ये बात हम समझ गए। इसका उपसारणिक M11 होगा। मैं उपसारणी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके अवयव और उसका संगत का मतलब समझते हो ना, कोरेस्पोंडिंग, उसका संगत आपको से गुणनखंड लेना है या से खंड लेना है प्लस में। आगे उस पंक्ति में लिखा है A12 और उसके साथ में इसका संगत कैपिटल A12 प्लस में A13 और कैपिटल A13। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने इस अवयव को इसका संगत गुणनखंड से गुणनखंड ले लिया, इसके संगत इसका से गुणनखंड ले लिया, इसका संगत इसका से गुणनखंड ले लिया, उनको जोड़ोगे तो मुझे वो दी गई जो आपके सारणिक होगी उसका मान मुझे मिल जाएगा। जब भी वो मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये सूत्र मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा। अब मैं एक सूत्र नहीं, मैं इसकी मदद से 6 सूत्र बोल सकता हूं। आप कहेंगे सर 6 कहां से आए, डरा क्यों रहे हो? 6 कहां है पहले ये बताओ। एक ही दिखाई दिया हमने, तो आपने एक बताया। आप किसी भी पंक्ति को उठा कर देखें, आप सपोज दैट यहां आ गए इस दूसरी पंक्ति में, तो क्या आएगा? A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस हो जाएगा, आपको सारणी का मान मिल जाएगा। अरे सर बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर मैं A3 में जाऊंगा, मैं तीसरी पंक्ति में जाऊंगा, तो मुझे मिलेगा A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33। मैं इनको जोड़ दूंगा तो मुझे मेरा सारणी का मान मिल जाएगा। मैं भी यही कह रहा हूं आपको। बात समझ में आई या नहीं आई? आपको ये बात क्लियर कट हो जानी चाहिए। मैं एक तरीके से नहीं कह रहा हूं, मैं 6 तरीके से कह सकता हूं। मैं अगर इस सवाल को ऐसे लिख के या करके, मैं अगर किसी स्तंभ के सापेक्ष हूं, आप बोलो सर, आपको सर मुझे इस बार दूसरे स्तंभ पे जाना है, ठीक है सर, ध्यान देना। तो मुझे सारणी का अगर मान चाहिए तो पहले क्या आया? A12। क्या आया? A12। इसका कैपिटल A12 नहीं होगा, बिल्कुल। फिर आएगा A22। मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूं, ध्यान रखना, यहां स्तंभ के सापेक्ष A22। इसका से गुणनखंड होगा A22 कैपिटल, और आगे है A32 और फिर इसका होगा कैपिटल A32। अगर मैं इन सब को प्लस कर दूंगा तो मुझे किसका मान मिल जाएगा साहब? मुझे मेरे सारणी का मान मिल जाएगा। अरे सर ये बात तो बहुत गजब की बात आई है। अरे गजब की बात आई या नहीं आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए। मतलब मैंने तो 2 सूत्र लिखे हैं आपके सामने, आप टोटल 6 सूत्र बना सकते हो। अगर आप इसके सापेक्ष जाओगे तो A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33 जोड़ दोगे तो मुझे इस डेल का मान मिल जाएगा। और डेल का मान ही मतलब होता है सारणी का मान। यह सूत्र इसीलिए लिखवाया जाता है क्योंकि अवयव तो आपको दे रखे होंगे। अवयव तो क्या दे रखे होंगे? आपको पूछ रहे सारणी का मान निकालो, तो आप कहीं से उसका एक से गुणनखंड निकालो किसी एक पंक्ति से, और उसको अवयव और उसके सारणिक को ना से गुणनखंड से गुणा कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। पूरा प्रसार करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ये सूत्र है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। शर्त यह है प्लस तभी आएगा जब इसका संगत होगा। चेंज करते ही मामला डिसमिस हो जाएगा, चेंज करते ही तो कुछ और आएगा। अगर मैं चेंज कर दूं A11 ले लूं, A11 के साथ में कैपिटल A22 ले लूं, A12 के साथ में A22 ले लूं और A13 के साथ में A23 ले लूं, मतलब मैं संगत नहीं लूं, मैं कुछ अलग वाले में जाऊं, तो उसका मान 0 बन जाता है। उस सारणिक पूरी क्या हो जाती है? 0। कंप्लीट उत्तर ही क्या देगा? 0 देगा। इस बात को ध्यान रखना। अब एक 4.2 पहले प्रश्नावली हुआ करती थी आपके
पुरानी जो एनसीईआरटी होती थी उसमें ऐसा आता था, वो अगर पढ़ते तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती, लेकिन वो है नहीं, डिलीट हो गई तो नहीं पढ़ाते, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसे रहेगा। एक बार के लिए आप सवाल जब करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये पहला पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब किसी अवयव का उसका से गुणनखंड से गुणा करके आप किसी भी सारणी का मान निकाल सकते हो, जोड़ना है। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के से खंडों से गुणा करके जोड़ने पर सदैव सारणी का मान प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया इसको, ये बात मिटा दूं क्या मैं, ये आपको बात ध्यान नहीं रहेगी, आप तो एक सूत्र याद रखें बहुत है। इस बात को मिटाता हूं और मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं आपके लिए, ध्यान देना सर। दूसरा पॉइंट क्या, इसका दूसरा पॉइंट, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के शेखंडों से गुणा करके जोड़ने पर सारणिक का मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। आप किताब को ढूंढेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। क्या मान प्राप्त होता है सर? शून्य प्राप्त होता है। सर इस पॉइंट को थोड़ा सा समझा, थोड़ा क्यों, पूरा ही समझेंगे, थोड़े का तो नाम ही नहीं है, थोड़ा तो होता ही नहीं कुछ। अगर उसी अवयव और उसी का शेखंड ले लिया तो फिर जोड़ने पर सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। उल्टा लेने पर क्या मिलेगा, ध्यान देना साहब, डेल बराबर। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, देखो मैं जा रहा हूं A11, फिर मैं जा रहा हूं A12 और फिर मैं जा रहा हूं A13। समझते जाना मैं क्या कह रहा हूं, इधर प्लस है इधर भी प्लस। अभी मैं से गुणनखंड लगाऊंगा ना, इस बात को ध्यान रखना, मैं लगा रहा हूं, आप समझते जाना क्या मैं क्या कह रहा हूं, इस बात के ऊपर गौर करना। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या, मैं उस पंक्ति में नहीं जाऊं, अगर मैं सेम पंक्ति में जा रहा हूं, उसी का शेखंड ले लिया, उसी में सेम शेखंड ले लिया तो मुझे सारणी का मान मिलेगा। मुझे जीरो कब बनाना, जब मैंने ये लिया इसके मैं दूसरे वाले के शेखंड ले लूं। जैसे ये A21 है तो इसका क्या होगा A21, कैपिटल A21, इसका क्या होगा कैपिटल A22 और इसका क्या होगा कैपिटल A23। अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। क्या बात है सर, क्या गजब का पॉइंट आया सर। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों को, कोई दिक्कत है क्या? आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं करवाऊंगा सवालों के अंदर। आप खुद सोचेंगे ओहो ये क्या हो गया, ये किताबों में बहुत कम बातें दे रखी होती है, ढूंढनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है, कहीं ना कहीं समेटना पड़ता है ज्ञान को, फिर जाकर आपको बताया जाता है। मेहनत लगती है, आप भी मेहनत करें, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है साहब, क्या किया मैंने, दोनों पॉइंट को समझे। मैंने सेम पंक्ति या सेम स्तंभ, मैं जो अवयव ले रहा हूं उस अवयव का ही मैंने से गुणनखंड ले लिया और फिर मैंने जोड़ दिया, मुझे सारणी का मान मिल जाएगा। A11 के साथ कैपिटल A11 है, A12 के साथ A12 ही है, A13 के साथ A13 है, तब तो मेरे सारणी मुझे मान देगी कि ले भाई इसका कुछ ना कुछ मान आएगा तेरे पास। लेकिन अगर मैंने A11 के साथ कुछ दूसरा कुछ भी ले लिया, दूसरी पंक्ति कुछ ले ली, तो देखो पहली वाली पंक्ति के साथ दूसरे वाले का से गुणनखंड ले लिया, पहली वाली पंक्ति के साथ दूसरे वाले का गुणनखंड ले लिया, पहली वाली पंक्ति के साथ तीसरे गुणनखंड ले लिया, जब जोड़ा तो उत्तर 0 देती है आपको। सर ये बात तो एकदम बढ़िया बात है ना, अलग अलग लेते ही 0, सेम लेते ही कुछ ना कुछ मान आएगा। ध्यान रखना, ABCD में कोई पूछ लेगा इनका मान क्या होगा, मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर दूसरी चीज दिखाई दे रही उसके अलावा से गुणनखंड, अन्य गुणनखंड दिखाई दे रहा है से गुणनखंड, तब उसका 0 होगा, सेम है इसका मतलब उसका उत्तर निकलेगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए लाजवाब रहा होगा, मस्त तरीके से आपको चीजें समझ में आई होगी। हमने 3x3 के सारणी का मान नहीं निकाला, मैं कल की क्लास में आपके सामने उदाहरण लेके आऊंगा, इन चीजों को आपके सामने करवाऊंगा, आपको फील आएगा कि वाकई हमने काम किया, मजा आएगा आपको कल की क्लास में काम करने का। ध्यान ये रखना, सेम ले रहे हो तो सारणी का मान देगी, अलग अलग ले लिया आप किसी में ले लो, देखो
अगर आपने A21 के साथ में कैपिटल A31 ले लिया प्लस A22 के साथ में कैपिटल A32 ले लिया, A23 के साथ में कैपिटल A33 ले लिया, सबको जोड़ दिया, ये उसको जीरो बना देगा। मतलब किसी अवयव का अन्य पंक्ति वाला से गुणनखंड उठा के आपने गुणा करवाया फिर जोड़ा, उत्तर जीरो, डायरेक्ट कनेक्शन जीरो बन जाएगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। उम्मीद है आपके एक एक चीज ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन बात को ध्यान रखें, सेम के साथ सेम आता है तो बात सत्य होती है, सेम के साथ सेम नहीं होता उत्तर जीरो होता है, मतलब बात सत्य नहीं है। कहीं ना कहीं सारणी का मान तो निकलेगा ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब जीरो कब निकलता है या जीरो के अलावा कुछ कब निकलता है, प्लस कब निकलता है, माइनस कब निकलेगा, हम 4.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे आगे आने वाली सेकंड और व्यतक्रम, व्यतकर्मणी आयु, व्यतकर्मी आयु, संगत रे संगत, रैखिक प्रोग्राम वगैरह चलने वाला, टेंशन लो मतलब है ना। चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है आज का लेक्चर एकदम बढ़िया हो गया होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब चीज़ों का रिवीजन कीजिए। उपसारणिक से गुणनखंड क्या होता है मैं कल की क्लास में लाता हूँ आपके लिए प्रश्नावली 4.3 के 3 उदाहरण। टोटल कितने उदाहरण हैं? 3। मैं देख लूँ एक बार 3 है या नहीं है ना। 8, 9, 10 और 11, 4 उदाहरण है भाई, है ना। कितने हैं? 8, 9, 10, 11, 4 उदाहरण। भले ही कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन प्रॉब्लम करना, हम तो हजारों उदाहरण कर देंगे क्योंकि हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। कंसेप्ट क्लियर करने में सवाल कर लोगे, इनका रिवीजन करना मस्त तरीके से। क्या चीज़ बोली है? सेम है सारणिक मान देगी, अलग ले लिया जीरो बना देगी। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इन सब का रिवीजन कीजिए। मैं लाता हूँ आपके लिए कल 4.3 के एग्जाम्पल। थैंक यू।